हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास NMPS की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, जो यानी प्रीवियस क्लास थी, तो प्रीवियस क्लास में हमने कल बड़ी आंत के बारे में समझा कि जो बड़ी आंत है, तो छोटी आंत का जो अंतिम पार्ट है, अंतिम पार्ट छोटी आंत का कौन सा होता है? क्षुद्रांत। तो छोटी आंत का अंतिम भाग आगे चलकर एक पेशीय नलिकाकार संरचना में खुलता है, जिसे हम बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत की जो लंबाई थी वो कितनी थी? 1.5 मीटर। कितनी थी? 1.5 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई कितनी हो गई बेटा? 1.5 मीटर। इसके अलावा बड़ी आंत के जो भाग थे वो 3 भाग थे। सबसे पहला भाग था इसका सीकम, दूसरा भाग था इसका कॉलम और तीसरा भाग था इसका रेक्टम। सीकम को हिंदी में कहते हैं अंगनाल, कॉलम को कहते हैं बृहदांत्र और रेक्टम को कहते हैं आपका मलाशय। सबसे पहला पार्ट था इसमें सीकम। के सीकम क्या है? तो छोटी आंत का अंतिम भाग और बड़ी आंत के संधि स्थल पर एक अवशेषी संरचना पाई जाती है, जिसे हम सीकम कहते हैं। सीकम का जो अग्रभाग है यह अंगुलीनुमा प्रवर्ध के रूप में पाया जाता है, जिसे हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या कृमि रूपी परिशेषता कहते हैं, जिसकी यह 1 सेंटीमीटर तो चौड़ी और 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। आदि मानव जो था, जो यानी कि जंगलों में रहता था और भोजन को पकाकर खाना नहीं जानता था, तो उसमें यह सक्रिय पाई जाती थी क्योंकि वह सेलुलोज के पाचन का कार्य करती। लेकिन वर्तमान व्यक्ति के अंदर यह एक अवशेषी संरचना के रूप में पाई जाती। दूसरा पार्ट था आपका कॉलम। तो यह बड़ी आंत का मध्य भाग और सबसे बड़ा भाग होता है। कैसा होता है? मध्य भाग होता है और सबसे बड़ा भाग होता है। इसकी संरचना में 3 भाग होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, आरोही भुजा, अनुप्रस्थ भुजा और अवरोही भुजा। क्षुद्रांत और बृहदांत दोनों के मध्य में एक कपाट पाया जाता है, जिसको हम इलियोसिकल कपाट कहते हैं। यह अपचित भोजन को क्षुद्रांत से बृहदांत में तो आने देता है, लेकिन बृहदांत से वापस क्षुद्रांत में आने से रोकता है। तीसरा पार्ट था इसका बेटा कौन सा? रेक्टम। तो रेक्टम क्या है बेटा? यह एक पेशीय थैलेनोमा संरचना होती है और बड़ी आंत का सबसे अंतिम पार्ट होता है, जो कि अपचित भोजन को मल के रूप में संचित करता है। तो ये बड़ी आंत के बारे में बताया था। इसके बाद अगला पॉइंट था आपका गुदा। इसमें क्या हो जाएगा बेटा? यानी कि आहार नाल का अंतिम भाग कौन सा हो गया? यानी कि मलाशय। मलाशय आगे चलकर एक पेशीय नलिकाकार संरचना में खुलता है, जिसे हम गुदा कहते हैं। गुदा के चारों ओर 2 अवरोधनी पाई जाती हैं। आंतरिक अवरोधनी का जो निर्माण है वो तो अरेखित पेशी से होता है, जबकि बाह्य अवरोधनी का निर्माण रेखित पेशी से होता है। गुदा जो है यह यानी कि गुदा द्वार के रूप में शरीर से बाहर खुलती है, जो कि उत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद में जो टॉपिक था वो था आपका बड़ी आंत की औतकी। औतकी की अगर बात करें तो इसकी औतकी में कोई भाग पाए जाते थे, कौन से? 4। पहला कौन सा भाग था बेटा? यानी कि सिरोसा। दूसरा भाग था आपका अनुदैर्ध्य पेशी स्तर, जिसे हम बाह्य पेशी स्तर भी कहते हैं। तीसरा पार्ट था आपका यानी कि सबम्यूकोसा। चौथा था आपका म्यूकोसा। ये 4 स्तर पाए जाते थे। अब म्यूकोसा जो स्तर है, यानी कि म्यूकस का श्रावण करता, म्यूकस किसे कहते हैं? यानी कि श्लेष्मा को। तो म्यूकोसा जो स्तर है वह श्लेष्मा का श्रावण करता है, जिसके अंदर बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं, जिससे इसका माध्यम क्षारीय होता है। इसके अलावा जो बाह्य पेशी स्तर है, यानी अनुदैर्ध्य पेशी जो स्तर है, उसकी
उसकी 3 पट्टिकाएं टीनी कोलाई के रूप में पाई जाती हैं। इन पट्टिकाओं के मध्य में आंत एक ओभारनुमा संरचना का निर्माण करती है जिसे हम चूसनांग कहते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण अर्थात इन ओभारों की उपस्थिति के कारण जो आंत है, जो बृहदांत्र है, वो यानी कि पटनुमा संरचनाओं में बटा हुआ होता है जिसे हम नोस्ट्रा कहते हैं। ठीक, इसके अलावा बड़ी आंत के अंदर किसी भी प्रकार के सूक्ष्म अंकुर नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इसके अंदर किसी भी प्रकार के अवशोषण की क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत में केवल अपचित भोजन से केवल जल का अवशोषण होता है और इसकी एपिथेलियम सेल्स के द्वारा किसी भी प्रकार के एंजाइम का श्रावण नहीं किया जाता। इसके अलावा बड़ी आंत के अंदर सैंजीवी बैक्टीरिया पाए जाते थे जो कि अपचित भोजन से अपना पोषण ग्रहण करते थे और इसके बदले में आंतों के अंदर जो क्रमानुकुंचन गति होती है उसको बनाए रखते थे। इसके अलावा ये यानी जो मल पदार्थ होता है उसको आंतों में चिपकने से रोकने का कार्य करते थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पाचक ग्रंथियां। कौन सा है? पाचक ग्रंथियां। ये 22वां चैप्टर है। 22वें चैप्टर में आहार नाल की जब संरचना खत्म हो जाएगी तो उसके बाद में पाचक ग्रंथियां आती हैं। तो मानव में पाचन तंत्र से संबंधित 3 पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। पाचक ग्रंथि कितनी है बेटा? 3 पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। पाचक ग्रंथि कितनी है? 3। पहली है आपकी बेटा देखो लार ग्रंथि, दूसरी है आपकी यकृत ग्रंथि, और तीसरी है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। ये 3 ग्रंथि पाई जाती हैं, यानी कि आहार नाल से संबंधित अर्थात पाचन की क्रिया से संबंधित मनुष्य के अंदर 3 पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। सबसे पहली है लार ग्रंथि, दूसरी है यकृत ग्रंथि और तीसरी है अग्नाशय ग्रंथि। अब सबसे पहले हम लार ग्रंथि का आपको वर्णन करेंगे। तो सबसे पहले बेटा देखो लार ग्रंथि के बारे में सुनिए आप। लार जो ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाएगी? मुख गुहा में। कहाँ पाई जाती है? मुख गुहा में, क्योंकि लार का जो श्रावण होता है वो कहाँ होता है? मुख में होता है। आप देखते हैं जब कोई स्वादिष्ट भोजन या पकवान की गंध या उसको देखने पर हमारे मुंह में क्या आती है? लार आ जाती है। तो लार ग्रंथि कहाँ पाई जाएगी? मुख गुहा में पाई जाएगी। और मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी है बेटा? 3 जोड़ी। अब तीनों जो जोड़ी हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। सबसे पहली है इसमें अधोजिह्वा, दूसरी है बेटा अधोजंबिका, और तीसरी है बेटा आपकी यानी कि पैरोटिड यानी कि कर्णपूर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैरोटिड। तो 3 ग्रंथियां हैं। कितनी है? 3। मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पाचक ग्रंथि की बात कर रहे हैं बेटा हम, तो मनुष्य के अंदर पाचन क्रिया से संबंधित 3 जोड़ी 3 पाचक ग्रंथियां पाई जाती है। इसमें पहली ग्रंथि कौन सी थी आपकी? लार ग्रंथि, दूसरी कौन सी आपकी? यकृत ग्रंथि, और तीसरी कौन सी आपकी? अग्नाशय ग्रंथि। इसमें सबसे पहली है आपकी लार ग्रंथि। तो मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती हैं। पहली है अधोजिह्वा, दूसरी है अधोजंबिका और तीसरी है यानी कि पैरोटिड। अब सबसे पहले हम अधोजिह्वा की बात करते हैं। तो बेटा देखो अधो माने नीचे और जिह्वा माने जीभ। तो 1 जोड़ी है। इसकी संख्या कितनी है बेटा? 1 जोड़ी लार कौन सी? अधोजिह्वा ग्रंथि पाई जाती हैं जो कि मुख गुहा में पीछे की ओर
जीभ के पश्च भाग में नीचे की ओर स्थित होती है। अधोजिह्वा की बात कर रहे हैं, संधि विच्छेद करके देखेंगे हम। तो अधो माने नीचे, जिह्वा माने जीभ। तो मुख गुहा में पीछे की ओर जीभ के पश्च भाग में, जीभ के नीचे एक जोड़ी अधोजिह्वा ग्रंथि पाई जाती है। दूसरी है आपकी अधोजम्बिका। इनकी संख्या भी कितनी है बेटा? एक जोड़ी। ये भी मनुष्य के अंदर एक जोड़ी ग्रंथि पाई जाती है। और कहां पाई जाती है? दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर। दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर ये पाई जाती है। दांत की जब संरचना बताई थी तो उसमें ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। मनुष्य के मुख गुहा के अंदर दो जबड़े पाए जाते हैं, एक ऊपरी जबड़ा होता है और एक निचला जबड़ा होता है। तो दोनों जबड़ों का जो संधि स्थल है, उस संधि स्थल पर एक जोड़ी अधोजम्बिका ग्रंथि पाई जाती है। कैसी है? ये लाल ग्रंथि है। अगली कौन सी है बेटा? कर्णपूर। इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? पैरोटिड। इनकी भी संख्या क्या हो जाएगी? एक जोड़ी। कितनी हो जाएगी? एक जोड़ी। तो एक जोड़ी कर्णपूर्व लाल ग्रंथि पाई जाती है। अब देखो कहां पाई जा रही है? कर्णपूर्व लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कर्णपूर्व। तो मुख गुहा में पीछे की ओर कान से पहले, नाम क्या है? कर्णपूर्व। तो कान से पहले एक जोड़ी कर्णपूर्व ग्रंथि पाई जाती है, जो कि यानी कि श्लेष्माकार का श्रावण करती है। इसके अलावा अगर हम और देखें इसके अंदर, तो लार का श्रावण अगर हम देखते हैं, तो लार का संगठन देखें तो एक मनुष्य के द्वारा प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार का श्रावण किया जाता है। कंपटीशन का क्वेश्चन है बेटा ये, कि एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा, एक स्वस्थ मनुष्य के द्वारा कितने लार का श्रावण किया जाता है? कितने का किया जाता है? 1.5 लीटर। ठीक। इस लार के अंदर अगर इसका लार देखें हम, तो इसका माध्यम थोड़ा क्षारीय होता है। इसका माध्यम कैसा होगा बेटा? क्षारीय होगा। लेकिन जैसे ही लार मुख के अंदर आ जाती है, तो इसके अंदर कुछ एंजाइम मिल जाएंगे, कुछ लवण मिल जाते हैं, कुछ आयन मिल जाते हैं, जिससे इसका माध्यम थोड़ा अम्लीय हो जाता है। अम्लीय हो जाए। अगर लार के संगठन की अगर हम बात करें, लार का संगठन, लार के संगठन की बात करें, तो इसमें 99% तो क्या होता है बेटा? जल। क्या होता है? शेष कितना बचा? 1%। 1% में आपका एमाइलेज एंजाइम, कौन सा? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम जिसको हम यानी कि टाइलिन एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? यानी कि टाइलिन एंजाइम। इसके अंदर यानी टाइलम एंजाइम है। इसके अलावा लाइसोजाइम जीवाणु है। इसके अलावा श्लेष्मा है। इसके अलावा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl है। इसके अलावा पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं। अब इसके अंदर जो टाइलिन एंजाइम है, यानी कि जब पाचन की क्रिया पढ़ेंगे तो मुख गुहा के अंदर भोजन का आंशिक पाचन होता है। और आंशिक पाचन किसके द्वारा होता है? लार के द्वारा। लार में ये चीज, तो टाइलिन जो एंजाइम है ये स्टार्च का आंशिक पाचन करता है। किसका करता है? स्टार्च का। और लाइसोजाइम जो एंजाइम है, यह एंजाइम जीवाणुओं को, भोजन के साथ जो जीवाणु आते हैं उनको नष्ट करने का कार्य करता है। तो ये आपकी पहली ग्रंथि कौन सी थी? लार ग्रंथि। इसको यार मैं रिवाइज करता हूं दोबारा से। पाचक ग्रंथियों की बात कर रहे हैं हम, तो मनुष्य के अंदर पाचन से संबंधित 3 पाचक ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली ग्रंथि है आपकी लार ग्रंथि, दूसरी है आपकी यकृत ग्रंथि और तीसरी है आपकी अग्नाशय। अब सबसे पहले लार ग्रंथि की अगर हम बात करें, तो मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। पहली है अधोजिह्वा, दूसरी है आपकी अधोजम्बिका और तीसरी आपकी पैरोटिड यानी कि कर्णपूर्व। सबसे पहली है आपकी अधोजिह्वा। अधो माने नीचे और जिह्वा माने जीभ। तो इनकी संख्या कितनी है? 1 जोड़ी।
तो मनुष्य के अंदर मुख गुहा में एक जोड़ी अधोजिह्वा ग्रंथि पाई जाती है, जो कि मुख गुहा में पीछे की ओर जीभ के नीचे पश्चिम भाग में स्थित होती है। दूसरी है बेटा आपकी अधोजम्बिका। इनकी संख्या भी कितनी है? एक जोड़ी। कहां पाई जाएगी? दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर ये ग्रंथि पाई जाती है। तीसरी कौन सी है बेटा? कर्णपूर्व। इनकी भी संख्या क्या है? एक जोड़ी। नाम क्या लिखा हुआ है? कर्णपूर्व। तो कान से पहले, तो मुख गुहा में, मुख गुहा के पीछे की ओर कान से पहले एक जोड़ी कर्णपूर्व ग्रंथि पाई जाती है, जिसका मुख्य कार्य श्लेष्मा का श्रावण करना होता है। लार के संगठन की अगर हम बात करें तो एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का श्रावण किया जाता है, जो कि भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लार का माध्यम क्षारीय होता है, लेकिन इसमें कुछ एंजाइम, लवण या आयन मिल जाने से इसका माध्यम हल्का अम्लीय हो जाता है। संघनन की बात करें तो 99% तो क्या पाया जाएगा इसके अंदर? जल पाया जाता है। 1% टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम में एमाइलेज एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम है, श्लेष्मा है, इसके अलावा NaCl है, इसके अलावा पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स हैं। तो ये जब मिल जाएंगे तो कैसा हो जाएगा? अम्लीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? अम्लीय। ये जो टाइलिन एंजाइम है, ये तो मुख गुहा में स्टार्च का, किसका? स्टार्च का। कहां पर? मुख गुहा में स्टार्च का आंशिक, पूर्ण पाचन नहीं होता है, आंशिक पाचन मुख गुहा में हो जाएगा। और लाइसोजाइम जो जीवाणु है, वो एंजाइम है, यह एंजाइम भोजन के साथ आए जीवाणुओं को या बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। तो ये आपकी लार ग्रंथि हो। दूसरी ग्रंथि है आपकी यकृत ग्रंथि। दूसरी कौन सी है? यकृत ग्रंथि। दूसरी आपकी यकृत ग्रंथि। और यकृत ग्रंथि का जो डायग्राम है, उसकी जो TS एंथ्रस कार्ड, उसका डायग्राम ब्लैक बोर्ड पर बना हुआ। अब यकृत ग्रंथि की बात करें तो यह मनुष्य की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। पाचक ग्रंथि होती है। यह मनुष्य की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति भ्रूणीय मेसोडर्म से होती है। एंडोडर्म से। किससे होती है? भ्रूणीय एंडोडर्म से होती है। जब भ्रूण का यानी कि डेवलपमेंट होता है किसमें? यानी कि मादा के गर्भाशय के अंदर जब भ्रूण गर्भावस्था में होता है तो उसके ऊपर 3 झिल्लियों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। इन तीनों परतों के द्वारा, तीनों स्तर के द्वारा एक परिपक्व भ्रूण से यानी कि एक परिपक्व शिशु का निर्माण होता है। जितने भी ऑर्गन का निर्माण होगा उस भ्रूण के अंदर, वो सभी इन स्तरों के द्वारा होता है। कौन से स्तर है? एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और मेसोडर्म है। एक्टोडर्म सबसे बाहर का, मेसोडर्म मध्य का और एंडोडर्म सबसे अंदर का पार्ट होता है। तो यकृत ग्रंथि की जो उत्पत्ति है वो भ्रूणीय एंडोडर्म से होती है। अगर हम इसके वजन की अगर हम बात करें तो यकृत ग्रंथि का जो वजन है 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक इसका वजन होता है। कितना होता है? 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1 किलो 500 ग्राम तक इनका वजन होता है। अगर हम स्थिति देखें हम तो ये कहां पाई जाएगी? जैसे लार ग्रंथि कहां थी? मुख गुहा में। तो यह डायफ्राम के नीचे, श्वसन तंत्र के अंदर आपने यानी कि डायफ्राम का अध्ययन किया था, तो डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में, डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में कौन सी साइड में? दाईं साइड में।
कौन सी साइड में? दाईं साइड में यह पाई जाती है। यह लगभग 12 से यानी कि 15 से लगभग यह 15 से 22 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। कितनी होती है? 15 से 22 सेंटीमीटर लगभग चौड़ी होती है। कहां पाई जाती है? उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे दाईं तरफ यकृत ग्रंथि उपस्थित होती है। ये यकृत ग्रंथि के बारे में सामान्य जानकारी थी कि यकृत ग्रंथि मनुष्य की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, जिसकी उत्पत्ति भ्रूणीय एंडोडर्म से होती है। इसका वजन लगभग 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1.5 किलो तक इसका वजन हो सकता है। स्थिति देखें हम तो यह उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे, कहां? उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे दाईं तरफ पाई जाती है और 15 से 22 सेंटीमीटर यह चौड़ी होती है। अब हम इसकी अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, अगर इसकी संरचना के बारे में बात करें, तो यकृत ग्रंथि का जो निर्माण है, यकृत ग्रंथि का निर्माण 2 पालियों से होता है, जिन्हें क्रमशः हम दाईं पाली व बाईं पाली कहते हैं। यकृत ग्रंथि की बात करें तो बेटा यकृत ग्रंथि का जो निर्माण है वो 2 पालियों से होता है। कितनी पालियों से होता है? 2 पालियों से होता है, जिन्हें हम क्रमशः दाईं पाली व बाईं पाली कहते हैं। ये तो आपकी बाईं पाली हो गई और ये आपकी दाईं पाली हो गई। 2 पालियों से इसका क्या होता है बेटा? निर्माण होता है, जिन्हें क्रमशः हम दाईं पाली व बाईं पाली कहते हैं। दाईं जो पाली है यह बाईं पाली से आकार में बड़ी होती है। ठीक, दोनों पालियों से यकृत वाहिनियां निकलती हैं। ये यकृत वाहिनी कौन सी हो जाएगी? दाईं। ये कौन सी हो जाएगी? बाईं। दोनों आगे चलकर जो संयुक्त ये बन जाएगी आपकी सामान्य यकृत वाहिनी। सामान्य यकृत वाहिनी। सामान्य यकृत वाहिनी आगे चलकर पित्त वाहिनी के साथ मिल जाएगी। किसके साथ मिल जाएगी? पित्त वाहिनी के साथ मिल जाती है। ये आपका पित्ताशय है, ये आपकी पित्त वाहिनी है और पित्त वाहिनी के साथ जब मिल जाती है तो ये हो जाएगी डक्टस डोलोडोकस। ठीक है बेटा, यकृत ग्रंथि है, इसमें कितनी पाली है? 2 पाली है, जिन्हें क्रमशः दाईं पाली और बाईं पाली कहते हैं। दाईं पाली बाईं पाली से आकार में बड़ी होती है। दोनों पालियों से यकृत वाहिनियां निकलती हैं, जो कि आगे संयुक्त होकर सामान्य यकृत वाहिनी का निर्माण करती है। ये सामान्य यकृत वाहिनी जब पित्त वाहिनी के साथ मिल जाती है, ये पित्त वाहिनी आएगी और ये कौन सी आ रही? सामान्य यकृत वाहिनी, दोनों आपस में संयुक्त हो गए, तो अब इसको क्या कहेंगे हम? यानी कि डक्टस डोलोडोकस कहते हैं। ये जो है डक्टस डोलोडोकस जो है, ये पित्त रस को ग्रहणी में छोड़ने का कार्य करता है। ठीक, अब पित्त वाहिनी ग्रहणी की जिस समीपस्थ भुजा में खुलती है, ध्यान से सुनना, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, कि पित्त वाहिनी ग्रहणी की जिस समीपस्थ भुजा के अंदर खुलती है, वहां पर एक कपाट यानी कि अवरोधनी पाई जाती है, जिसे हम स्पाइनेक्टर ऑफ ओडाई का अवरोधनी कहते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ओडाई की अवरोधनी किसे कहते हैं। तो पित्त वाहिनी ग्रहणी के जिस समीपस्थ भाग में खुलती है, वहां पर एक कपाट पाया जाता है, जिसे हम ओडाई की अवरोधनी कहते हैं। समझ में आ गया? यानी कि
पित्तवाहिनी जो है, ये जो पित्तवाहिनी है जो आगे यानी किसका निर्माण कर रही है, यानी कि डक्टस डोलोटोकस का, जो कि पित्त रस को कहां छोड़ेगी, ग्रहणी के अंदर। अगर हम वैसे संरचना देखें हम, तो मान के चलो ये आपका आमाशय वाला पार्ट हो गया, तो यहां पाई जाती है ये यकृत ग्रंथि, ये इस तरह से। ये आपका पार्ट कौन सा जाएगा बेटा, ग्रहणी, फिर छोटी आंत और फिर बड़ी आंत, इस तरह से ये संरचना होती है। तो यकृत ग्रंथि है वो कहां है, यानी कि दाईं साइड में, कहां, डायफ्राम के नीचे, उधर हुआ में, इधर की साइड में क्या आ गया, आमाशय आ गया, तो इसके दूसरी साइड में कौन सी आ जाएगी, यकृत ग्रंथि आ जाती है। तो यकृत ग्रंथि जो पित्तवाहिनी है, ये पित्तवाहिनी ग्रहणी के, ये आगे ग्रहणी वाला पार्ट है, तो ग्रहणी के जिस समीपस्थ भुजा के अंदर खुलती है वहां पर एक कपाट अर्थात अवरोधनी पाई जाती है, जिसे हम स्पाइनेक्टर ऑफ ओडाई या ओडाई की अवरोधनी कहते हैं। यकृत ग्रंथि का निर्माण अनेक यकृत पालियों से होता है, ये है नहीं पाली, ये पाली जो है ये यकृत की क्रियात्मक इकाई होती है। क्या होती है, यकृत की क्रियात्मक इकाई। यकृत जो पाली है इनका निर्माण यकृत सेल से होता है, किससे होता है, यकृत सेल से इसका निर्माण होता है। यकृत सेल्स द्विस्तरीय पंक्ति में व्यवस्थित होता है, यकृत सेल्स द्विस्तरीय पंक्ति में व्यवस्थित होकर एक यकृत रज्जु का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, यकृत रज्जु, रज्जु माने रीढ़, रज्जु का निर्माण करती है, जिनके मध्य में जो अवकाश पाया जाए, ये रज्जु ये हो गया, ये क्या हो गया, यकृत रज्जु हो गया। इनके मध्य में जो अवकाश है, ये जो अवकाश है, इस अवकाश को हम यकृत कोठरी कहते हैं। यकृत कोठरी के अंदर कुप्फर सेल्स पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, कुप्फर सेल्स पाई जाती हैं। ये कुप्फर सेल्स ओल्ड या मृत आरबीसी का भक्षण करने का कार्य करती हैं, इसलिए इसको मैक्रोफेजेट अर्थात बृहद भक्षाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहद भक्षाणु कहते हैं। किसको कहते हैं, कुप्फर सेल्स को। क्यों कहते हैं, क्योंकि कुप्फर जो सेल्स हैं ये मृत और ओल्ड जो पुरानी आरबीसी हैं उनका भक्षण करने का कार्य करती है, अर्थात उनको खाकर नष्ट करती हैं, इसलिए इन्हें बृहद भक्षाणु को कहते हैं। यकृत पाली के एक कोने के अंदर पित्तवाहिनी, यकृत धमनी और यकृत निर्वाहिका शिराएं पाई जाती हैं। ये तीनों मिलकर त्रिक निर्वाहिका का निर्माण करते हैं। ठीक है बेटा, यकृत के एक कोने में वो हो गया कोने के अंदर पित्तवाहिनी है, यकृत धमनी है और यकृत निर्वाहिका शिराएं पाई जाती हैं। ये त्रिक निर्वाहिका का निर्माण करते, त्रिक माने तीन, ठीक है, त्रिक निर्वाहिका का कार्य करती है। तो ये कौन सी ग्रंथि होगी आपकी, यकृत ग्रंथि। कौन सी हो गई, यकृत ग्रंथि। दोबारा से सुन लो बेटा, यकृत ग्रंथि की अगर बात करें तो यह मनुष्य की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, ठीक, जिसकी उत्पत्ति भ्रूणीय एंडोडर्म से होती है। इसका वजन 1 किलोग्राम 200 ग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक इसका वजन। स्थिति कहां पाई जाएगी, उदर गुहा में, डायफ्राम के नीचे दाईं तरफ यह यकृत ग्रंथि पाई जाती है, जो कि 15 से 22 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। प्रत्येक यकृत ग्रंथि का निर्माण 2 पालियों से होता है, जिन्हें दाएं पाली और बाएं पाली। दोनों पालियां, दाएं पाली जो है ये बाएं पाली से आकार में बड़ी होती है। दोनों पालियों से निकलने वाली वाहिनी संयुक्त होकर सामान्य यकृत वाहिनी का निर्माण करती है। सामान्य यकृत वाहिनी जब पित्त वाहिनी के साथ मिल जाती है तो इसे हम अब बस कहते हैं, जो कि पित्त रस को ग्रहणी में पहुंचाने का कार्य करती है। पित्त वाहिनी ग्रहणी की जिस समीपस्थ भुजा में खुलती है वहां पर एक कपाट पाया जाता है, उस कपाट को हम ओडाई की अवरोधनी कहते हैं। यकृत जो पाली है, यकृत जो ग्रंथि है, इसका अनेक यकृत पालियों से निर्माण होता है, इसलिए यकृत पाली को हम क्रियात्मक इकाई कहते हैं। यकृत पालियों का निर्माण यकृत सेल्स से होगा और यकृत सेल्स द्विस्तरीय पंक्ति में व्यवस्थित होकर यकृत रज्जु का निर्माण करती हैं और 2
है उस अवकाश को हम क्या कहेंगे, यकृत कोटरी कहते हैं। और यकृत कोटरी के अंदर क्या पाई जाएंगी, कुप्फर सेल्स। ये जो कुप्फर सेल्स हैं ये ओल्ड और मृत आरबीसी का भक्षण करने का कार्य करती हैं, इसलिए कुप्फर सेल्स को हम बृहद भक्षणों के नाम से भी जानते हैं। यकृत के कोने पर पित्तवाहिनी उपस्थित होती है, यकृत धमनी उपस्थित होती है और यकृत निवाह का सिरा उत्पन्न और उपस्थित होता है। ये तीनों मिलकर यानी त्रिक निवाहिका का निर्माण करते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब आप कॉपी निकालो और लिखो। हेडिंग लिखेंगे बेटा, अपनी नोटबुक निकालिए। नोटबुक में बड़ी आंत की जो औत की थी उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है आपका पाचक ग्रंथियां। अगला टॉपिक है आपका पाचक ग्रंथियां। बड़ी आंत की औतकी के बाद हेडिंग लिखनी है पाचक ग्रंथियां, और इसमें आप डैश करके लिखिए, मानव में आहार नाल से संबंधित तीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। मानव में आहार नाल से संबंधित तीन ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो निम्नलिखित है। नंबर 1 लाल ग्रंथि, नंबर 2 यकृत ग्रंथि, और तीसरी है अग्नाशयी ग्रंथि। पहली है लाल ग्रंथि, दूसरी है आपकी यकृत ग्रंथि और तीसरी है अग्नाशयी ग्रंथि। अब नंबर 1 हेडिंग लिखिए आप लाल ग्रंथि। नंबर 1 हेडिंग लिखिए लाल ग्रंथि। लिखिए आप, मानव में लाल ग्रंथियां तीन जोड़ी होती हैं। मानव में लाल ग्रंथि तीन जोड़ी होती हैं। तीनों के नाम लिखिए बेटा। पहली है अधोजिह्वा, दूसरी है अधोजम्बिका और तीसरी है कर्णपूर्व। पहली है अधोजिह्वा, दूसरी है अधोजम्बिका और तीसरी है पैरोटिड। नंबर 1 हेडिंग लिखो अधोजिह्वा। नंबर 1 हेडिंग लिखिए आप अधोजिह्वा। ये एक जोड़ी होती हैं। ये एक जोड़ी होती हैं जो कि
मुख गुहा से पीछे की ओर ये एक जोड़ी होती हैं जो कि मुख गुहा से पीछे की ओर जीभ के नीचे दोनों पार्श्व भाग में जीभ के नीचे दोनों पार्श्व भाग में स्थित होती हैं। दूसरी हेडिंग लिखो अधोजंबिका। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा अधोजंबिका। ये संख्या में एक जोड़ी होती हैं। ये संख्या में एक जोड़ी होती हैं जो कि दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा कर्णपूर्व ग्रंथि या पैरोटिड ग्रंथि। अगली हेडिंग लिखिए बेटा कर्णपूर्व या पैरोटिड ग्रंथि। ये संख्या में एक जोड़ी होती हैं। ये संख्या में एक जोड़ी होती हैं जो कि मुख गुहा के पीछे की ओर एवं कान के अग्रभाग में स्थित होती हैं। इन ग्रंथियों के द्वारा श्लेष्मा का श्रावण किया जाता है। इन ग्रंथियों के द्वारा श्लेष्मा का श्रावण किया जाता है। हेडिंग लिखो बेटा लार का संगठन। हेडिंग लिखिए लार का संगठन। लार का संगठन इसमें लिखिए आप एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन लगभग एक स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार का श्रावण किया जाता है। एक
स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर लार्का श्रावण किया जाता है। नेक्स्ट लाइन से देखें, स्टार बना के लिखो नेक्स्ट लाइन से। शुद्ध अवस्था में लार्का माध्यम, शुद्ध अवस्था में लार्का माध्यम क्षारीय होता है, लेकिन इसमें विभिन्न एंजाइम श्लेष्मा एवं अन्य आयन मिलने के कारण इसका माध्यम हल्का अम्लीय हो जाता है, इसके बाद लार लिख दीजिए इस तरह से। इसमें आप लिखो 99% जल, 99% जल और 1% एमाइलेज, 1% एमाइलेज कोष्टक में लिख देना। आइलेन एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम, श्लेष्मा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स, तो क्या है इसमें जल, 1% क्या है एमाइलेज का जो संघटन है उसमें टाइलेन एंजाइम होगा, लाइसोजाइम एंजाइम होगा, श्लेष्मा है, NaCl है, पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स है। इसके नीचे स्टार बना के लिखिए आप। इसको लिखने के बाद इसके नीचे स्टार बना के लिखिए आप आइलेन एंजाइम, स्टार बना के लिखिए टाइलेन एंजाइम, कोष्टक में लिख दीजिए एमाइलेज एंजाइम। स्टार्च का आइलेन एंजाइम स्टार्च का आंशिक रूप से मुख्य गुहा में पाचन करता है
मुख गुहा में पाचन करता है, जबकि लाइसोजाइम भोजन के साथ आए, जबकि लाइसोजाइम भोजन के साथ आए बैक्टीरियाओं को, जीवाणुओं को, बैक्टीरिया को नष्ट करता है, या आपकी ये हो गई कौन सी बेटा, लाल ग्रंथि। दूसरी लिखिए आप यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि इसमें लिखो आप, यह मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। यह मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है, जिसका निर्माण भ्रूणीय एंडोडर्म से होता है, जिसका निर्माण भ्रूणीय एंडोडर्म से होता है। इसका औसत भार 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। इसका औसत भार 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। हेडिंग लिखिए स्थिति। यह डायफ्राम के नीचे, उदर गुहा में, डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में दाईं तरफ, यह डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में दाईं तरफ होती है। यह लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। यह लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। हेडिंग लिखो स्ट्रक्चर, यकृत ग्रंथि की संरचना। यकृत ग्रंथि की संरचना। और हेडिंग डालने के बाद ये डायग्राम बना लो। संरचना हेडिंग डालने के बाद इस डायग्राम को बना लीजिए। 2 मिनट का समय है आपके पास, 2 मिनट में डायग्राम बना लीजिए।
टीवी देखते हैं तब रोज में टीवी दो जने एक घर जाए तो वो